हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट टाइम गाइस। और आज फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का सेट नंबर 6 को। और ये सभी सेट आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने में रामबाण का काम करेंगे। और जितने क्वेश्चन है सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो गाइस इन क्वेश्चंस के नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए हमारे साथ, क्योंकि टीजीटी, पीसीटी, सुपर टैट, एलटी, बीपीएससी, टीआरई4 अप्रॉक्स जीएस का सिलेबस सिमिलर है। तो क्वेश्चंस पढ़िए, समझिए, लर्न कीजिए हमारे साथ। डेली 20 क्वेश्चन आपको डेली दे रहा हूं मैं आपको, और 20 ही नहीं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन है ये आपको 80 से 90 क्वेश्चन तक हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो गायत्री मंत्र, देखो भाई पहले वेद को हम समझे। तो वेद है भैया 4। कितने वेद हैं? तो वेदों की संख्या है 4। कितने वेद हैं? तो वेदों की संख्या है 4 वेद है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 4 वेद है। और ये चारों वेदों में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो वेद की रचना होती है वो है हमारा ऋग्वेद। सबसे पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। उसके बाद दूसरे वेद आते हैं, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आ जाता है सामवेद, फिर आ जाता है अथर्ववेद। इस तरीके से चारों वेद बने। तो यहां पर ये पूछा जाता है गायत्री मंत्र, ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड है, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? तो वो है ऋग्वेद से। और गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कौन सा मंडल में है ये? तो 3rd मंडल में है गायत्री मंत्र। और टोटल जो मंडल है वो कितने हैं? तो 10 मंडल है। गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में, और यहां पर ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ये बात याद रखना है। और 1028 सूक्त है। 1028 क्या है? सूक्त है। 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त, ये आपको याद रखना है। क्लियर? 10 मंडल, 1028 सूक्त, ये कहां पर आते हैं? तो ये है आपके ऋग्वेद में। क्लियर? अब इसको लिखा किसने था? तो ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था गायत्री मंत्र को। वहीं एक दो क्वेश्चन और याद रखेंगे कि यहां पर क्या है कि 9वें मंडल में, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है देवता सोम का उल्लेख। क्लियर? और 10वें मंडल में क्या है? तो 10वें मंडल में है भाई पुरुष सूक्त। क्या आता है 10वें मंडल में? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। अब इस पुरुष सूक्त में क्या बोला गया? 4 वर्ण है। इस पुरुष सूक्त के हिसाब से 4 वर्ण बनाए गए, जिसमें यह कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से क्या पैदा हुए? ब्राह्मण पैदा हुए। मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, उस पेट से क्या पैदा होते हैं? वैश्य पैदा हुए। और जांघों से या पैरों से कौन पैदा होता है? वो पैदा होते हैं शूद्र। ये बात कही जाती है। तो भाई देखो ये सब क्या है, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। बट इतना जरूर समझिए, क्लियरिटी एक बात रखिए अपने मन में कि भाई देखो ह्यूमन जो है वो कैसा है? लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन करता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। नर और मादा की रिक्वायरमेंट होती है भाई हमारे को बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट अ बाइसेक्सुअल एनिमल, वी आर यूनिसेक्सुअल एनिमल। क्लियर? तो यहां पर क्या कहानी है इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम थोड़ा सा जरूर जाएंगे। और हमारा देश देखो इन्हीं पुरुष सूक्त के उसमें चल रहा है, अभी भी जातिवाद के चक्कर में घिरा रहता है हमारा देश। बट हम कभी भी इन चीजों पर चर्चा नहीं करते। जैसे ईपीआई है हमारा, यानी कि ईपीआई का मतलब क्या? हमारा इन्वायरमेंटल की हम बात करते हैं। इन्वायरमेंट पता है इंडिया की रैंकिंग क्या है ग्लोबली? तो वो है 176 नंबर पे। और कितने कंट्री में? तो 177 कंट्री में 176 नंबर पे इंडिया आता है पर्यावरण में। तो आप यहां देख लो इंडिया का स्थान क्या है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ इंडेक्स में कहां है इंडिया? तो हेल्थ इंडेक्स में 145 नंबर पे है, और 195 में से यहां है इंडिया। अगर हम बात करें प्रेस की, तो प्रेस 159 नंबर पे आता है इंडिया। तो यहां
हमारी रैंकिंग चाहे कुछ भी हो, हमारी रैंकिंग इधर कुछ भी हो, बट हम अपने इन पुरुष सूक्त के वजह से ये 10वें मंडल के चलते हम कहां पहुंच जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे एक दिन। क्लियर है? तो हम विश्व गुरु बन चुके हैं और बनना थोड़ा बहुत रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पर इसे थोड़ा सा और आपको इसमें डिस्क्रिप्शन दे दूं, थोड़ा और डिटेल डिस्कस कर लो। तो भाई देखो, ये साम वेद है, इसको गाए जा सकने वाला वेद भी कहते हैं। क्लियर? वहीं इस वेद को गाया जा सकता है, कहा जाता है कि संगीत का जनक साम वेद ही है। क्लियर? यजुर्वेद यानी कि ये वैसा वेद है जहां पे गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद है। इसी वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। वहीं अथर्व वेद को क्या बोलते हैं, ये जादू टोना का ही वेद है। यहाँ पे टोना टोटका यहीं से आया भाई, देखते हो ना चौराहे पे, ले नींबू पड़ा, अंडा पड़ा, लाल सिंदूर लगाया, सुई एक उसमें खिलौने में घुसा दिया, तो ये सब यही है डिस्कस सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई, तो हुमायूं नामा लिखा गुलबदन बेगम ने। अब गुलबदन बेगम जो कौन थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा। क्लियर है? और हुमायूं नामा से एक और याद रखना है कि ये हुमायूं नामा क्या है, हुमायूं की जीवनी है, हुमायूं की जीवनी है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना। लिखा है किसने, तो गुलबदन बेगम ने। वहीं अकबर की क्या थी जीवनी, तो अकबर की थी आईने अकबरी, जिसको किसने लिखा था, अबुल फजल ने। और बाबर की क्या थी, तो बाबर नामा, और वो बाबर ने खुद लिखी थी भाई, बाबर ने अपना खुद ही लिखा था। अब हुमायूं से 2-3 पॉइंट और याद रख लो भाई। अब हुमायूं जो इंडिया में क्या करता है, युद्ध लड़ता है। क्या करता है, युद्ध लड़ता है। तो 1531 में युद्ध लड़ता है, देवरा का युद्ध। 1531 में कौन सा युद्ध लड़ेगा, देवरा का युद्ध लड़ेगा। 1539 में लड़ता है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध लड़ेगा। 1540 में क्या लड़ता है, बिलग्राम का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ेगा, बिलग्राम का युद्ध लड़ता है। और 1555 में कौन सा युद्ध लड़ा, सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध लड़ता है 1555 में। और यहां पर क्या कहा जाता है, शेरशाह इसको चौसा के युद्ध में हरा देता है। क्लियर है? तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है। तो हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के पुराने किले के पुस्तकालय, जिसका नाम था शेर मंडल, उसकी सीढ़ियों से गिर के इसकी डेथ हो जाती है। क्लियर? तो यहीं पर लेन पुल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर गिरते पिटते ही रहा है, यानी कि युद्ध हारता रहा है और लास्ट में गिरते पड़ते ही मर गया। किसने कहा था, तो ये कहा था लेन पुल ने भाई। और हुमायूं का ही बेटा कौन था, तो वो था अकबर। क्लियर? हुमायूं का बेटे का नाम क्या था, अकबर भाई। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1674 में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। और शिवाजी किस लिए फेमस है, तो गोरिल्ला युद्ध के लिए शिवाजी फेमस है। शिवाजी से हम एक बात और समझे कि शिवाजी ऐसे शासक रहे, महाराज शिवाजी ऐसे शासक रहे जिन्होंने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया। आज तू जैसे युद्ध लड़ेगा हम भी वैसे लड़ेंगे। इन्होंने ये चीज कभी नहीं दिखाई, तेरे हाथ में तलवार ले मारो, इनका भी वही था जैसा हमारे साथ दुश्मन करते थे भाई, कि मारना उनके लिए जीत मायने रखता था। शिवाजी के लिए भी क्या मायने रखती थी, जीत मायने रखती। जब दुश्मन है तो भाई मारना ही पड़ेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1922 में 4 फरवरी 1922 में क्या हो गया था, चौरा चौरी कांड हो गया। चौरा चौरी कांड हो गया। और ये कहां है, चौरा चौरी जगह, तो यह है गोरखपुर। चौरा चौरी कहां है भाई, तो यह है गोरखपुर। कहां है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। और 1920 में गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। और यहाँ पर क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी मारे गए। आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी भाई, मर गए। अब गांधी जी बोलते ना ना ना, तुम हिंसा कर दिए, अब मैं आंदोलन वापस लूंगा भाई। अहिंसा की बात बोलते हैं और तुम हिंसा कर रहे हो, तो आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया यहां से। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज करता है भाई कोलंबस। कोलंबस ने खोज करी अमेरिका की। और भारत की खोज किसने की? तो वो करता है वास्को डिगामा 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा और कोलंबस ने 1492 में किया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त किस डायनेस्टी से था? तो ये गुप्त डायनेस्टी से था समुद्रगुप्त। क्लियर। और समुद्रगुप्त से दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये भाई वीणा वादक था, यानी कि वीणा बजाता था ये, वीणा वादक था ये, तो वीणा बजाता था, तो इसके लिए फेमस है। और इसने जो सिक्के बनवाए, तो सिक्कों पे वीणा वादन का चित्र भी इसने अंकित करवाया था। अब यहाँ किस लिए और फेमस है? तो ये भाई ये प्रयाग प्रशस्ति के लिए भी फेमस है। प्रयाग प्रशस्ति के लिए कौन फेमस है? तो ये फेमस है आपका कौन? समुद्रगुप्त। अब इसी का कवि कौन था? हरिसेन। कौन कवि था बता भाई? हरिसेन। हरिसेन किसका कवि था? तो समुद्रगुप्त का कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को पहली बार भारत में पराजय के सामना किससे करना पड़ा? किसने हराया था भाई? मोहम्मद गोरी को। अब देखो, गोरी को सबसे पहली बार 1178 में हराया। अब गुजरात के राजा थे कौन? भीम। गुजरात के राजा कौन थे? गुजरात में पाटन के शासक थे भीम द्वितीय। कौन थे भाई? भीम द्वितीय। अब भीम द्वितीय क्या करते हैं? इसको हरा देते हैं 1178 में, फिर हार के भाग जाता है। फिर उसके बाद आता है, अब ये आने के बाद 1191 में फिर ये लड़ाई करता है। और कौन सा युद्ध होता है? तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है? तराइन का युद्ध लड़ता है। इस तराइन के युद्ध में यहाँ पृथ्वीराज चौहान इसको हरा देते हैं और फिर ये भाग जाता है। अब फिर 1192 में फिर आता है। अब यहाँ पर ये जीत जाता है तराइन के युद्ध में। ये होता है सेकेंड तराइन का युद्ध, सेकेंड तराइन युद्ध। और ये फर्स्ट तराइन युद्ध होता है। अब सेकंड में ये जीत जाता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। यहाँ पे क्लियर है इतनी बात? तो यहां जब ये जीतता है, तो जीतने के बाद फिर ये देश छोड़ देता है। तो यहाँ पर अपना एक गुलाम रख के जाता है। कौन सा रखता है? गुलाम। और कौन था वो? कुतुबुद्दीन। कुतुब, देख लियो भाई, दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? इसका गुलाम था। अब गुलाम को सारे संपत्ति सब दी और ये चला जाता है भाई। अब तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्थापना करी? तो इसने किया भाई गुलाम वंश। किसकी स्थापना करी? गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, ये सब किसकी देन है? कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है भाई 1942 में, गांधी जी ने कर दी। और गांधी जी ने क्या बोला था? करो या मरो। अब की बार जो होगा आर या पार का जंग होगा, जीतेंगे और हमें जीत कर दिखाएंगे। बस आर या पार कर देना है भाई। तो 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। क्लियर है? अब गांधी जी ने देख लिया भाई, ना ना अब ये बढ़िया मौका चल रहा। 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा है। अब गांधी ने कहा ना भाई ना, बहुत बढ़िया मौका है। यहां पर अब अंग्रेज क्या है, इनकी सेनाएं मर गए, अंग्रेज थोड़े से अब कमजोर हो गए हैं। अब यहां पर चढ़ाई करने का वक्त है। तो यही इसलिए कहते हैं कि दुश्मन को जब तक कमजोर नहीं होता, कमजोर होने का इंतजार करो, फिर दुश्मन पे चढ़ाई करो। है कि नहीं भाई? इतिहास हमें सिखाता है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी को किससे आजादी मिली थी? तो भाई फ्रेंच से आजादी मिली थी पौंडीचेरी को। क्लियर। वहीं पुर्तगालियों से आजादी किसको मिली थी? गोवा को। गोवा में पुर्तगाली कब गए थे छोड़ के भाई? 1961 में। क्लियर है? और अंग्रेजों से तो पता ही तुम्हारे को कब मिली थी, कमेंट कर देना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद ने
रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी और कब किया, तो 1897 में, 1897 में। और इनका विवेकानंद का नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त इनका नाम था, रियल नेम। और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना करी और ये 1893 में इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि शिकागो सम्मेलन में ऐसा था कि वहां पर क्या थे कि अंग्रेजों ने क्या रखा, जो वहां के शिकागो में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, भाई गीता को, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसको नीचे रखा, हमारे धर्म ग्रंथ को, वेदों को नीचे रख दिया और सारे उनके जो धर्म ग्रंथ है उसको ऊपर रखा। तो और लोग वहां पे हंसने लगे, अरे भाई इनका तो वेद ही सबसे नीचे है, तो इनकी क्या ही इज्जत है। तो स्वामी विवेकानंद ने वही एक बात कही थी, आप जेंटलमैन ये देख रहे हैं जो वेद है सबसे नीचे है, और ये वेद ही है जो दुनिया के सभी धर्मों का, सभी का भार उठाए हुए है। तो वही सारे जो वहां पे लोग थे जेंटलमैन सब हो गए शांत, भाई साहब इससे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। क्लियर। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो राइट आंसर पीली क्रांति, पीला क्या होगा यार, तिलहन, तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। अंडे से कौन है, रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडे से। पेट्रोलियम से कौन सी क्रांति, काली क्रांति। और फलों से कौन सा है, सुनहरी क्रांति, सुनहरी होता है ना किसी किसी का नाम, तो सुनहरी, सुनहरी क्रांति। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की, तो हेनरी क्वेंडिश ने हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। और ये ग्रुप वन का मेंबर है, ये ग्रुप वन का मेंबर है, पहला मेंबर है हमारे पीरियोडिक टेबल का। इसकी जो वैलेंसी है आउटर शेल में, जो जैसे H हो गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ग्रेफाइट किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। अब कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, एक हो गया ग्रेफाइट, दूसरा हमारे पास क्या होता है, हीरा, दूसरा होता है हीरा, और तीसरा होता है C60 यानी कि बर्कमिंस्टर फुलरेंस। तो तीनों अपरूप आप याद रखेंगे। इसमें करंट को पास कौन करता है, ग्रेफाइट से करंट पास होता है, स्लिपरी होता है। और एक हीरे से क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है कि हीरे में जो चमक होती है किसके कारण, तो आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग किससे संबंधित, तो भाई खैरा धान से संबंधित है, धान। ठीक है। नेक्स्ट, मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेंढक, फ्रॉग, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना मेंढक का बायोलॉजिकल नेम है। अब ये जो नेम लिखे जाते थे उसको नेम को किसने लिखना सिखाया, तो टैक्सोनॉमी का जन्म, टैक्सोनॉमी का जनक किसके माना जाता है, तो ये कार्लस लीनियस को टैक्सोनॉमी का जनक माना जाता है। और राना टिग्रीना किसका नाम, मेंढक का। सोलमन ट्यूबरेसम ये किसका नाम है, तो ये आलू का। नाजा कोबरा का। और ओरियाजा स्टीवा किसका नाम है, चावल का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, कौन कर रहा था यार मोहनजोदड़ो की खोज, तो राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी। और कब किया, 1922 में सिंधु नदी के किनारे राखल दास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की, हड़प्पा शहर की खोज की। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट ने जुड़वा शहर का नाम भी दिया था। क्लियर है, ये याद रहेगा। और दयाराम साहनी ने रावी नदी पर हड़प्पा की खोज की थी। क्लियर है गाइस। यहां से मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला यानी कि माउंट्स ऑफ डेड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो ये की थी भाई हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। डोबे राइनर्स ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स यानी त्रिक का नियम। मेंडलीव की सारणी आपको पता ही है, इसको पीरियोडिक टेबल का जनक माना जाता है, किसको, मेंडलीव को। न्यूलैंडर्स ने क्या दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि अष्टक का नियम दिया था।
न्यूलैंडस ने, और त्रिक का नियम दिया था डॉबे राइनर ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश राज्य के भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो देखो पहले जब इंडिया में ये बनाए गए तो पहले बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहला क्या बना? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब ये बना भाई वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। उसके बाद इसका नाम बदल दिया और इसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल की जगह क्या कर दिया? इंडिया। अब ये बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बन गए। अब इसका भी नाम बदल जाता है कब? 1857 की जब क्रांति हो जाती है भाई, तो क्या पर इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसका नाम बदल दिया वायसराय। अब वायसराय कहता है कि पहले भारत के ब्रिटिश राज्य में भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो वो बन गए आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन था भाई? तो लॉर्ड कैनिंग थे पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्पेन, ब्राजील, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड। व्हाट इज द राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो 61वां संशोधन था भाई। 61वें संशोधन के तहत 21 से एज 18 कर दी गई। अब ये जो पारित हुआ 1988 में ये पास हो जाता है। अब ये लागू कब से होता है? तो 1989 से। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि लागू कब हुआ, फोर्स में कब आता है, इंप्लीमेंट कब होता है? 1989 में। तो ये थे भाई गाइस आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस के सेट नंबर 6 में। जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।